आज सुनिए हिंदी की जानी मानी वरिष्ठ लेखिका कुसुम भट्ट जी की लिखी हुई कहानी हिटलर की प्रेम कथा। कुसुम भट्ट जी की कहानियों में प्रकृति अपने बहुत ही खूबसूरत रूप में रंग बिखेरती नजर आती है। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी हिटलर की प्रेम कथा। बचपन के दिन थे। चिंता से मुक्त और कौतूहल से भरे पांवों के नीचे आसमान बिछ जाता। पंख हो गए। पंखों को फैलाए हम नाना के आसमान में जाने को बेताब। हम यानी मैं, माँ और छोटी। वैसे हम 3 जोड़ी पंखों को लेकर ही अपने जहाँ से उड़ते, लेकिन माँ के पंख छोटे होकर सिकुड़ने लगते। आसमान धरती पर गिरता और पलक झपकते ही बिला जाता। धरती पर पथरीली चट्टानें उगाती। माँ कठपुतली में तब्दील हो जाती। तब्दीली हमें भी आई, पर वो मनुष्य से पंछी की तब्दीली हुई। कभी नीले आसमान के छोर पकड़े बादलों में घर बनाने की जिद, तो कभी बांस बुरंश के घने जंगलों में पेड़ों की टहनियों पर फुदक फुदक किलकारी मारने की जिद। गोया शराबी का नशा सा हमें चढ़ाया, बचपन की सरल पारदर्शी जिंदगी का नशा। जिंदगी के इस नशे से जो भी मुझे दूर करने की कोशिश करता, मैं अपने मन की डायरी में उसका पृष्ठ फाड़ने की पुरजोर कोशिश करती और अगले पृष्ठ पर दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें, जैसे मोर का पंख, फूलों की पंखुड़ियाँ, रंग बिरंगे कागज़ की किश्तियाँ, धूप की नन्ही तितलियाँ, वर्षा की पहली फुहार, चैत के महीने में फूलों पर मंडराती तितली और भौरे, और भोर का बाल सूरज और पूर्णिमा का चांद, चोरी से आकर दाना टिपती गौरैया और पके आमों पर चोंच मारते हरे तोते। ऐसा ही बहुत जिसमें भरा रहता पृष्ठ, पर वो पेज फटता ही नहीं, आधा अधूरा लगा रहता अपनी समूची उलझन को लिए। मुझे वो चेहरा आतंकित करता, विभत्स चेहरा जो चूस जाना चाहता हो मासूम बचपन का रस। ननिहाल हमारे गांव से इतना दूर कि सोती चिड़िया की जाग बेला में जब वे पत्तों के बिछौनों पर पलक झपकती नन्ही आंखों से आकाश का बड़ा सपना लिए हवा में छलांग लगाने की कवायद में चूं चूं चींची का रस कानों में घुलता, माँ का स्वर उनके स्वर में समरस होता। मुन्नी, नाना के गांव जाना है ना? तो बहुत सुंदर रंग आंखों के आगे झिलमिलाते और हवा के मानिंद हमारी यात्रा की शुरुआत होती तो गोधूल की बेला पर ही समाप्त होती। पहाड़ी रास्ते की दुर्गम पगडंडियाँ, नन्हे पाँवों में पत्थरों की खरोच, रास्ते भर चमड़ी ही छिलती, मन तो किलकारियाँ भरता। नाना का घर ऊंचे पहाड़ की ढलान पर था, एकदम अकेला भूत बंगले जैसा। रात में बाघ डुकरने की आवाज़ से थरथरा जाता तन मन। भय के लिहाफ के भीतर बमुश्किल ब्रह्म बेला में नींद आती तो धूप चढ़ने पर भी आंखें न खुलती। एक और बाघ की गर्जना थरथरा देती प्राण। अब भी तक सो रही राजकुमारी, ससुराल में पंखा जलेगी सासू? माँ के होंठ कुछ कहने के होते, पर जीभ तालू में चिपक जाती। बाघ के मुंह में हाथ डालें? हाथ साबुत रहेगा भला? मैं अकबक बिछौना छोड़ कलेवा बनाती माँ के पास आ बैठती, टुकुर टुकुर ताकती माँ की पानी भरी आंखों को, जिस घोंसले में हर पल बाज से पंख नुचवाने का भय बना रहे, वहाँ कब तक ठहरेंगे माँ? माँ गूंगी सिर झुकाकर रोटी पाथती रहती, गोया पाथ रही हो उपला। पर कुछ था ननिहाल में, अपने गांव से एकदम अलग, इतना अलग कि प्रकृति की नियत पर शंका होने लगती। ऐसे खूबसूरत पहाड़ों पर पूस माघ में जब बर्फ़ पड़ती तो लगता धरती ने गले में चांदी का चमकता हार पहन लिया है। फिर उस पर धूप की अखबार और पहाड़ की ओट में डूबते सूरज को रंग बदलते सुर्ख बादलों का लाल सलाम। कैसा दिव्य दृश्य! यहाँ हर पल कुछ नया होने को होता। इसमें भय, विस्मय, जिज्ञासा और अलसुबह कीचड़ में खिलते कमल पत्ते पर तिरती बूंद सी खुशी, गर्भनाल से जुड़ी रहती। हमारा गांव पहाड़ की तलहटी पर था, जहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर कई पहाड़ों को फलांगते हम घुड़दौड़ी के सीधे रास्ते पर डांडा पानी की सड़क के लिए तनिक थकान उतार कर चलते। डांडा पानी की पौड़ी जाने वाली सड़क पर तारकोल बिछा रहे मजदूर हमें देखकर विस्मय से भर जाते। गरम गरम तारकोल बिछ रही सड़क के किनारे मैं और छोटी दौड़ने की प्रतियोगिता रखते। खिलखिल हंसती छोटी की कछुआ दौड़, खिलखिल हंसती मेरी खरगोश दौड़। हमें दौड़ते देख तारकोल पुते धूल से सने चुंदी आंखों वाले नेपाली मजदूरों के हाथ रुक जाते। हमारी नई रंग बिरंगी फूलदार फ्रॉकें उस पहाड़ी के नीचे धूप उड़ाती सड़क पर इंद्रधनुष पिछला रही होती।
रंग अपने पूरे शबाब में झमक रहे होते। मजदूरों की बाहें रंगों को पकड़ने त्वरित गति से क्रियाशील होने को होती तो पीछे हाँफ हाँफ कर दौड़ती माँ आवाज़ देती, ठहरो मुन्नी, छोटी ठहर जाओ, मत दौड़ो इतनी तेज, ठोकर लग जाएगी। अरे अरे देखो जीप आ रही है, सुनो घर की आवाज़। मैं पीछे मुड़कर देखती, एक हाथ में प्लास्टिक की कंडी मतलब टोकरी पकड़े, दूसरे हाथ को हवा में लहराती हवा की माने दौड़ी चली आई माँ और छोटी का हाथ पकड़ लिया। खरगोश सी छोटी, खरगोश को छू सके तो मानूं। मैं और तेज दौड़ती, अभी रुक गई तो शायद रुक जाएगी जिंदगी। खिलखिलाती जिंदगी कभी रुक सकी है भला? माँ गिरने का डर दिखाती, डर को मैं और डराती, जब तक मेरी फूल सी देह पत्थर की ठोकर से सचमुच औंधी न पड़ जाती। गिर गिर कर भी मैं खूब हंसती और दुगने उल्लास से उठकर भागती। छोटी हंसती, माँ भी हंसती, हमारी हंसी के टुकड़े पहाड़ी पर बिछलते। मजदूर हंसते, उसकी धूल भरी आंखों में आग की लपट जलती। वे उस लपट में कैद करना चाहते दो नन्ही और एक युवा देह। माँ के पाँवों में पायल की झंकार शायद उनके अवचेतन पर रस की फुहार बरसाने लगती। तभी तो ठेकेदार ने आकर माँ का रास्ता रोककर जाने क्या पूछना चाहा था। मैंने मुड़कर देखा, माँ का हाथ हवा में लहराया और मैं मुड़ी। माँ ने हाथ से इशारा किया और तेज। अब हम तीनों दौड़ रहे थे, अपने अपने भय के पहाड़ का बोझ सिर पर लिए। आषाढ़ के धुर दोपहर में टोकरी के ऊपर चाय की इस छोटी दुकान पर जाकर हम तीनों ने बमुश्किल उखड़ती सांसों पर काबू पाया। फिर चाय और जलेबियों का मज़ा लेते माँ हमारे चेहरों की धूल झाड़ती, हम डांडा पानी की दुकान से नीचे पहाड़ी उतरते, चलते चलते माँ बरसती। लड़कियों को इस कदर नहीं हंसना चाहिए कि राहगीरों को चुभने लगे हंसी और वे अंधेरे में गायब कर दें लड़कियाँ। माँ डराती राहगीरों से, माँ डराती नाना से। तुम्हारे नाना ने तुम्हारी हंसी देख ली तो जानती हो क्या होगा? लेकिन उस क्या होगा का उस समय पता नहीं चला। सामने पहाड़ी, मस्त गिरता झरना, उसकी खिलखिलाहट। माँ के रोपे डर के पौधे को हम निर्ममता से उखाड़कर झरने के पास दौड़ते। प्यास बुझाकर हम बौछारों से खेलते लगे। नीचे देखकर मन और किलक उठा। एक छोटी नदी अपनी चपलता में झिलमिलाती लहरों के साथ चुपचाप बहे जा रही थी। हम चप्पल हाथ में लिए नदी के किनारे नन्ही मछलियों को पानी की गोद में खेलते देख आगे बढ़ते। दुबली नदी के हरे पानी में धूप की किरणों का जाल बिछलता, हमारे भीतर खुशी का झरना फूटने लगता और कोई शैतान बादल लाकर सूरज आंख मिचौली खेलने को लपकता। हमारे रास्ते में अंधेरा डगमगाने लगता, हम गिरने को होते उससे पहले माँ की हिदायत मिलती। रास्ते में नदी के ऊपर एक गांव के बीच हम जा रहे होते। औरत घास पानी लेकर आ रही होती, पहचान का रंग उनके चेहरों पर घुलकर चमकता। माँ उनके पाँव छूती, वे हमारा मुंह चूमती। कितनी प्यारी बच्ची है तेरी सरस्वती, कब बड़ी हुई, गोद में लेकर आई थी तू इसे? वे इशारा करती मेरी ओर। मेरे जहन में एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक बूढ़ी औरत का पानीदार चेहरा, गोरा, झुर्रियों भरा, उस पर दो सजल आँखें जो हर वक्त अपने पास आने को उकसाती। माँ ने लकड़ी का गेट खोला, मुझे नीचे से पहले घोड़ा दिखा। नाना दीवार की ओट में थे, वे घोड़े को दाना खिला रहे थे। हमने एक स्वर में कहा, नाना जी प्रणाम। नाना ने घूर कर देखा, उनके हाथ में घोड़े की लगाम आ गई। वे शायद बाहर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने हमारे जुड़े नन्हे नन्हे हाथों की उपेक्षा की और माँ से मुखातिब हुए, सरस्वती ये भी अच्छा हुआ कि तू आ गई, घर में चावल का एक दाना भी नहीं, तू जल्दी कर, कुठार से धान निकाल ला, ओखल मैंने सुबह लीप ली थी। माँ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। छोटी माँ के पीछे घोड़े के किनारे से निकलने को ही घोड़ा हिनहिनाया। नाना की गर्जना सुनकर छोटी थर थर काँपने लगी, उसके मुंह से आवाज़ बंद हो गई। माँ की पूंछ खड़ी रहे यहीं, नाना की आवाज़। पत्थर मेरे हृदय तल पर पड़ा। स्नेह छलकती वो प्रतिमा खंडित होकर टुकड़े टुकड़े हो गई। माँ ने देरी में खड़े होकर इशारा न किया होता तो ज़मीन पर मेरे पाँव भी जम गए होते। छोटी का हाथ पकड़ मैं सीढ़ियाँ चढ़ी। नाना घोड़े को पुचकारते रहे, उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। मैंने ऊपर से नाना को देखा, सांवले रंग का लंबा चौड़ा अधेड़ पठान पत्थर का चेहरा लिए। हमारे प्यासे मन उससे पानी पीने की उम्मीद में थे। रास्ते भर का उल्लास पल भर में तुरोहित हो गया। भौं भौं भौं, अभी एक सीढ़ी चढ़नी बाकी रही। मेरी फ्राक का कोना झपटने को आतुर झबरे वाला वो चीनी कुत्ता, जिसकी आंखें कह रही थीं, नीचे उतर लड़की वरना चबा डालूंगा हड्डियाँ तेरी।
अब मैं जोर से चिल्लाई। माँ कुठार के अंदर घुसी थी, बमुश्किल मृत्यु से खींच लाई हमें। अभी पहचाना नहीं ना उसने, दोस्ती करोगी तो वो भी खेलेगा तुम्हारे साथ। वो अभी भी थोड़ी दूरी पर गुर्रा रहा था। हमने उसके एक छत्र राज में सेंध लगाई थी, उसे कैसे सहन होता। मैंने पहली बार ऐसा भयानक कुत्ता देखा था, छोटा सा पर आंखों की पुतलियां चीते सी हिंसक, चेहरे का पता ही नहीं, बालों से ढका। मैंने सोचा ना बाबा, मृत्यु से दोस्ती नहीं होगी। नाना नीचे से पुचकार करना कहते उसे, चीनी बेटा जाने दे, दीदी है, दूर से आई है, रास्ता छोड़ दे बेटा। तो हो गया होता हमारा राम नाम सत्य। माँ पर बहुत गुस्सा आया। हमें कुत्ते की दीदी कुत्ते से भी कमतर क्यों आई हैं यहाँ? ये हमारे नाना नहीं हो सकते माँ। ये काला पठान, ओ मेरी माँ, क्यों लाई मुझे यहाँ? मैं बहुत ज़ोर से चीख रही थी, लेकिन हैरान थी कि मेरे शब्द कोई नहीं सुन रहा था। मैंने पाया कि ज्वालामुखी के लावे से बहते शब्द कीड़े जैसे मेरे भीतर गोल गोल रेंगने लगे थे। इन कीड़ों से निजात पाने के लिए मैं दुगने वेग से चीखती रही, लेकिन मेरे भीतर का स्वच्छ पानी सड़ता रहा, उसमें असंख्य कीड़े कुलबुलाते रहे। मैं खुद के लिए अजनबी होती रही। मैं अधिक देर इस स्थिति में न रह पाई और छटपटाते हुए माँ को पकड़ने भागी, लेकिन माँ मुझसे कोसों दूर थी, अपने काम में मशगूल। 2 घूंट पानी से गला तर करके ओखली में लय के साथ धान कूटती। लड़कियां जाएं भाड़ में, किसने कहा था आओ मेरी ही कोख में? माँ का अनकहा जोर से गिरता रहा मेरे ऊपर। वो मुट्ठी खुली तो बालू के कण चमक रहे थे। मुन्नी, माँ के वास्ते चाय बना दे। नाना ने आदेश दिया। वे घोड़े की पीठ पर बैठे थे, लगाम उनके हाथ में थी। वे जिधर का भी रुख करेंगे घोड़ा उन्हें बादशाह बना देगा, रौंद डालेगा धरती का जीवन, हवा, पानी, धूप, खिलती कोपलें। बादशाह के भारी भरकम बूटों तले कुचले से सकते दृश्य को पकड़ने की मेरी कवायद भी छूटी। क्षण भर का सुख तकदीर में नहीं, तकदीर कोई और लिखता है, जो घोड़े की पीठ पर बैठ सकता है, जिसके हाथ में लगाम होती है। मेरा मन एक दीवार है, उसके आर पार नाना की चीख गूंज रही है। मुन्नी, सुना नहीं तूने? माँ को चाय बना कर दे। 9 साल की लड़की जिसे चूल्हा जलाना ना आता हो, वो चाय बनाए तो कैसे? ऊपर से भूख के मारे पेट में चूहों की दौड़। अंधेरा गिरने पर टकबक घोड़ा आया। उस पर शान से बैठे नाना, उनके हाथ में मुर्गावी थी जिसके पंखों से खून चू रहा था। नाना ने बंदूक दीवार से टांगी। चाय बना दी थी ना मुन्नी ने तेरे वास्ते? खून से सना पक्षी परात में रखकर नाना माँ को घूरते रहे। माँ चुप। वो चूल्हे पर बैठी आग जलाने की कोशिश कर रही थी। सीली लकड़ी आग पकड़ने में असमर्थ, तो माँ के चेहरे पर झुंझलाहट आई। मुन्नी को आग जलानी नहीं आती तो चाय कैसे बनाती बाबा जी? सीली मरियल लकड़ी ने अचानक आग पकड़ ली। नाना चुपचाप सीढ़ियाँ उतरे, कुल्हाड़ी उठाई और जोर से लकड़ियाँ फाड़ने लगे। जैसे ही उनका गुस्सा लकड़ियों पर पड़ता, वे छिटक कर उछलती, देहरी पर आ लगती। जब लकड़ियों का ढेर जमा हो गया तो नाना की आवाज़ से हमारी ज़मीन कांपने लगी। सरस्वती, अपनी बेटी से लकड़ियाँ उठाने को बोल। नाना ने बाल्टी में पानी भरा, सामने भैंस के नीचे बैठ गए। मेरी आंखें व्यवस्था से भर गईं। इतनी सारी लकड़ियाँ अंधेरे में कैसे सीढ़ियों से ला पाऊंगी? नाना दीवार पर रखी टॉर्च की रोशनी में दूध दूह रहे थे। 2 आंखें पीठ पर भी लगी थीं। माँ ने कहा, तू और छोटी कुछ खा ले, लकड़ियाँ मैं ले आऊँगी। माँ चाय औटाकर टोकरी से डंडा पानी की दुकान से नाना के वास्ते लाई जलेबियाँ व पेड़ों को निकाल कर मेरे हथेली में थमाने लगी। ठन नाना ने छप छप आकर दूध की बाल्टी माँ के पास रखी। लकड़ी तो मुन्नी ही लाएगी सरस्वती। आवाज़ दबाकर मेरी हथेली से जलेबी छिटक कर गिर पड़ी। भूख को ठेंगा दिखाती नाना तुलसी से उन्हीं नन्ही हथेली को पकड़े खींचने लगे। कामचोर की औलाद, लकड़ी उठाएगी तो तू ही। इस दहाड़ से मिट्टी पत्थर की दीवारें हिलने लगीं। मेरे नन्हे पांव थरथराते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगे। छोटी सी बाह में जितनी लकड़ी आ सकती है, उसके हाथ 4-5 बार ऊपर नीचे होते हुए चूल्हे की ओट में ढेर बना दिया मैंने। नाना खेल उठे। शाबाश। उन्होंने चूल्हे से दूध पतीला उतारा, पीतल का सेर भर का गिलास भरा, मेरे सामने रखा। ले बच्ची, फटाफट पी ले। फीके मलाई वाले दूध का घूंट भर मुझे उबकाई आने को हुई। नाना ने चूल्हे की जलती लकड़ी उठा ली। माँ डर गई, बीच बचाव की स्थिति में बोली, बाबा जी, सेर भर दूध कहाँ पी पाएगी बेचारी? नाना ने घूर कर माँ को देखा। लकड़ी चूल्हे की राख में घोंपती। पहाड़ की बेटी है, इसे पहाड़ जैसा मजबूत बना सरस्वती, वरना रोती रहेगी जिंदगी भर।
अनायास मेरी पलकें बंद होने लगीं। माँ की रोटी थापने की थप थप आवाज़ कानों में पड़ी। माँ, मैं सो जाऊँ? माँ ने कहा, छोटी के साथ सो जा, अभी बाद में दूसरी खाट पर सुला दूंगी। उठने लगी तो कोहनी से दूध गिर गया। एक बार फिर दीवारें थरथरा उठीं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अचानक एक बाघ आकर मुझे डराने लगा और मैं चीख पड़ी। मुन्नी, क्या हुआ मुन्नी? माँ ने झकझोरा तो पता चला सपना था। मरने के भय से मैं जार जार रो रही थी। माँ बुदबुदा रही थी अस्फुट। सपने में बाघ दिखना नरासिंह का दोष होता है। नहाकर देवता का उचाड़ा मतलब सौगात रखती हूँ। तभी नाना चाय का गिलास लिया आए। कोई दोष वोश नहीं सरस्वती, डरखू लड़की है, अर्थात डरपोक लड़की है तेरी। नाना मेरे लिए भी प्याली में चाय ले आए। थोड़ी देर बाद नाना बोले, मशक में पानी भर लाएगी मुन्नी? मैंने हामी भरी। बंदूक जैसे मुंह वाले थैले पर पानी भरना मुझे अच्छा लगता था। माँ के साथ झरने पर गई। वहाँ गांधी नानी दिखी, पानी भर रही थीं। देखते ही छाती से कस लिया, बलैयाँ लेती, आंखों में वात्सल्य रस छलकने लगा। दोपहर में आना हमारे घर, तेरी नानी की तस्वीर दिखाऊंगी। आऊँगी, थोड़ी देर में ही आऊँगी। मैं मशक में पानी भरने लगी। माँ और नानी जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगीं। वे बातें मुझे रहस्यपूर्ण लगीं, जो कोशिश करने पर भी मैं समझ ना पाई। पानी की गागर बड़े पत्थर पर रख पहाड़ी पर चढ़कर माँ घास काटने लगी। मैं मशक लिए घर लौटी। नाना व्यस्त दिखे, कहीं जाने की तैयारी में थे शायद। मेरे हाथ से मशक लेकर दीवार पर लगी कील पर टांगा। वहाँ से थोड़ा पत्थर और उखड़ गया। उस सुराग से कुछ उस पार की दुनिया का सुराग मिलने को हुआ। आईने के सामने खड़े नाना, खिचड़ी बालों में चमेली का तेल चुपड़ते, सांवली रात पर ताज़ा तरीन सुबह की उजास जैसा चेहरा। आईना उस दुनिया को जोड़ता, पाँवों के नीचे सरसराती नदी नाना को उस पार ले जाती है, जीवन की कश्ती, वहाँ जहाँ हमारा होना वर्जित होता। खादी का झोला सामान से ठसाठस भरा, उड़न तश्तरी आए और पहुँचा दे तोहफे लेकर नायाब। नाना ने पहन लिया अब खादी का कुर्ता पजामा। सुगंध से महक रहा मिट्टी का घर, रात को काँप रहा था जो थर थर। पाँवों में तोते की चोंच वाली नई जूतियाँ भी। केचुली बदल चुका था सांप, एकदम नया, गोया पा लिया नया जन्म। नाना ने कहाँ सिलवाया होगा नया कुर्ता पजामा? खुशबू उड़ रही है इसमें, गांधी नानी से पूछूंगी। नाना के सख्त चेहरे पर खुशी झरती देख मन होता है पूछूं ये भी कि जहाँ तुम जा रहे हो बादशाह, उस दुनिया में मैं भी लगाना चाहती हूँ छलांग। अपने लोहे के हाथ से मेरी फूल सी उंगली पकड़ो तो जरा। उस दुनिया में इन बालू के कणों को बहा लूँगी, बारिश की बूंदें बटोरूंगी, उसमें तैराऊंगी अपनी कागज़ की नाव, जोरों से भरूंगी किलकारी। नाना तुमसे आगे निकल चुकी हूँ मैं, जहाँ मुट्ठी में बालू के कण नहीं बारिश की बूंदें हों, कुछ आवाज़ें हों बच्चों जैसी, कुछ खिलखिलाटे हों फूलों जैसी। नाना उस दुनिया के भीतर प्रवेश करेंगे, मैं माँ के साथ बालू के कण चुनूंगी। नहीं, भगवान मेरी नानी को वापस दे दो। मेरे भीतर एकाएक उदासी का बादल फैल गया। अकुला रहा मन, रुलाई फूटने को तैयार। मेरी नानी भी गांधी नानी जैसी रही होंगी, उतना ही प्यार उड़ेलती मुझ पर। माँ कहती हैं गांधी नानी से बहुत बहुत सुंदर थी नानी, गुलगुथनी सी गोरी मुलायम, उसकी आंखों से हर वक्त स्नेह झरता। तू होने को थी तो नानी ने तेरे कितने नाम सोच लिए थे, गौरी, राधा, सोना परी, और माँ का गला रुंध गया था। असूज मतलब अश्विन का महीना काल बनकर उतरा। खा गई अपनी नानी, हाँ तू खा गई। मेरी माँ ने मुझे कोसा था। मैं सिसकते हुए बोली, नाना मेरी नानी मर क्यों गई? नाना चुप, काट मार गया हो जैसे। मेरे कंठ से अनायास शब्द उमगने लगे, नाना मेरी नानी वापस ला दो। वही तो करने जा रहा हूँ, कमबख्त यहाँ आने को राजी नहीं होती। नाना तपाक से बोले, फिर घोड़े की ओर लपके। सीढ़ी के पीछे खड़े घोड़े की पीठ पर उछल कर बैठे। उन्हें गेट पर पानी लाती माँ दिखी। सरस्वती हम थोड़े दिन बाद लौटेंगे, चीनू का ख्याल रखना, डंगरों को घास पानी समय पर देती रहना। उनके हाथ ने लगाम थामी। घोड़े ने राणा प्रताप के चेतक की तरह हवा में छलांग लगाई। टक 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 पहाड़ी चढ़ने लगा घोड़ा। जिधर का भी रुख करेगा नाना पृथ्वी के उस टुकड़े के बादशाह होंगे। मेरे दृष्टि पटल से ये दृश्य अडोल नहीं, हमारे भीतर अनेक दृश्य छायाओं की तरह कांप रहे हैं। सहसा मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आखिरी सीढ़ी पर बैठी, जिसके नीचे धरती धसी हुई और ऊपर निचाट शून्य। माँ हड़बड़ा कर आई थी। अरे क्यों रोने लगी अचानक?
मैं आक्रामक मुद्रा में खड़ी हुई और नीचे की ओर दौड़ी। गांधी नानी का घर ढलान पर होता, एकदम नीचे। वो तुलसी से ऊपर दौड़ती मन का घोड़ा। मुन्नी, अब तेरे नाना पौड़ी बाजार पहुंच गए होंगे। वहाँ बूचड़ खाने से मोटा मुर्गा लेकर हलवाई की दुकान पर पतबेड़े की मिठाई और उसके बाद चूड़ी, बिंदी, सुरमा। गांधी नानी एक मकड़ जाल के भीतर ढकेलती मुझे। यहाँ से वो घर दिखता जहाँ सन जैसे सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया लाठी टेकती अपनी जवान बेटी को लेकर पौड़ी बाजार में साड़ियों की दुकान पर ठहरी होती। बेटी के वास्ते धोती और मखमल का जम्फर मतलब कुर्ती खरीदती। मोल भाव करते उसका हाथ थैले के भीतर घुसता। कुछ सरसराहट होती और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता। ततैया आकर उंगली में डंक मारता। वो थैले को फर्श पर उलटती। यही तो रखी थी। दुकानदार उसे हैरानी से देखता। क्या रखी थी माताजी? पता नहीं बेटा, पुरानी धोती के टुकड़ों में नोटों की गड्डी। कहाँ कहाँ गिर गई? लाला धोती जम्फर खींचकर बाकी कपड़ों में डाल देता और बुरा समूह बनाकर कहता, आगे रास्ता नापो माई। ठीक उसी वक्त राजा सड़क पर रुकता। जवान औरत कोने में बैठी आंसू पोंछ रही होती। बूढ़ी लाला से उलझी होती। हमारी दुनिया के खलनायक अचानक दूसरी दुनिया के महानायक में तब्दील होते। ए लाला, क्यों बेचारी बूढ़ी औरत को परेशान करता है? लाला की खिकी बन जाती। बादशाह को कोई कैसे भूल सकता है? उसके बूटों की धमक, लाठी की चमक और उसके घोड़े की हिनक जिस राह से गुजरती, भूकंप आने को मचलता। पहाड़ों पर खिलते फूल मुरझा जाते, झरने बर्फ में तब्दील हो जाते और इटलाती नदियों की गति रुक जाती। बूढ़ी औरत दयनीय लहजे में उधार मांगती। नाना तुलसी से चमड़े की जैकेट की गुप्त जेब में हाथ डालते। कितने हुए लाला तेरे कलदार, अर्थात रुपए? 20 कलदार। सिर्फ लाला का चेहरा हल्के हल्के कांपता है। नाना उछालते नोट मानो भीख दे रहे हों। दोनों स्त्रियां नाना को राम का अवतार मानती और अपने घर आने का न्योता देती। नाना दोनों को घोड़े पर बिठाना चाहते। बूढ़ी कहती, मैं पैदल आ जाऊंगी, यहाँ से दूर भी कितना है, सिर्फ 3 कोस ही तो। नाना जवान स्त्री को आगे बिठाते। चेतक हवा में उड़ता। दिलरुबा के साथ जन्नत की सैर। गांधी नानी के काले मोटे होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान बिछलने लगती। ये जन्नत क्या होती है नानी? जन्नत माने स्वर्ग, जहाँ सोने के महलों में देवता रहते हैं, उनके साथ अप्सराएं नाचा करती हैं। तो दिलरुबा भी नाना के साथ नाचती होगी जन्नत में। पर नाना को तो नाचना आता ही नहीं। उन्हें तो लाठी भांजना, बंदूक चलाना और लगाम कसना आता है बस। मेरी आंखों में कल्पना साकार हो उठती। चमड़े की जैकेट और पैंट, पाँवों में गमबूट, हाथ में बंदूक, घोड़े से उतरते हरे पन्नों के बीच आसमान को निहार रही चिड़िया की आंख, गोली दागते धाएं धाएं। चिड़िया छटपटा कर गिरती लहूलुहान। नाना दिलरुबा का हाथ पकड़कर दिखाते चिड़िया की खून सनी नन्ही देह। दोनों खुशी का इजहार करते नाचते, फिर टिंचरी के गिलास भरते। दरअसल गांधी नानी की छोड़ी मकड़ी एक के बाद एक जाले बुनती और उलझती रहती अनायास उसमें। जाले इतने महीन की नज़र भी ना आते और टूट कर मुक्त भी ना करते। जन्नत और दिलरुबा, 2 नाम गांधी नानी के होठों पर अस्फुट उभरते। यकीनन इन 2 बनेले शब्दों के उत्पादक गांधी नानी नहीं बल्कि रफ़ीक मियाँ चूड़ी वाले थे। गांव गांव घूमते रफ़ीक मियाँ, चूड़ी ले लो, हरी लाल नीली पीली कांच की चूड़ियाँ ले लो, आवाज़ लगाते नाना के गांव में प्रवेश करते। गांधी नानी बुझती लकड़ियों के नीचे गर्म राख पर उपला खोपती, झट चाय की केतली चूल्हे पर चढ़ाती। एक आग भीतर सुलगती, एक आग पत्थरों की दीवार पर भी चूड़ियों का फंचा रखते रफ़ीक मियाँ के पेट में सुलगती। सलाम बड़ी अम्मा, खैरियत तो है? रफ़ीक मियाँ चूड़ियों के फंचे की गांठ खोलते। गांधी नानी के भीतर भी एक सदियों से पुरानी गांठ खुलने लगती। रोजी रोटी के खातिर अपना देश छोड़ पहाड़ पर आया है बेचारा। कौन कौन से गांव जाकर आया रफ़ीक, कुछ खाया पिया भी कि घूम रहा है भूखा? गांधी नानी स्नेह की निर्झरणी जितना बांटती बढ़ता ही जाता। रफ़ीक तो इंसान का बच्चा है, मेरी छाती में तो चिड़िया चुरगुन के वास्ते भी भरपूर है। रफ़ीक मियाँ इस दर पर चाय पीते, रोटी खाते, गांधी नानी को दुनिया जहाँ की खबरें सुनाते। पेट की आग बुझती तो भीगे शब्द गांधी नानी के हृदय तल पर पहुँचते। मेरी अम्मा भी आपके जैसी थी, इसी इसरार से खिलाती थी मुझे। विभाजन के दंगों ने छीन ली मेरी अम्मी, मेरा परिवार। रफ़ीक की आंखें गीली होती। गांधी नानी की छाती में बगुला उठता।
आदमी क्यों आदमी के खून का प्यासा होता है? ताकतवर क्यों कमज़ोर पर जुल्म करता है? क्यों होता है ऐसा जब मनखी ही मनखी को मिटाने की सोचता है? गांधी नानी को किस्सा कोताह सुनने का रोक चरम सीमा तक था। एक के बाद एक किस्से रफ़ीक मियाँ की ज़ुबान पर होते। पौड़ी बाजार में थी मियाँ की दुकान। 15-20 दिनों के अंतराल पर आ ही जाते। उस दिन शनिवार था। रफ़ीक मियाँ की चूड़ियाँ लगभग बिक चुकी थीं। गांधी नानी भी फुर्सत में थी। रफ़ीक मियाँ को उसने दोपहर का खाना भी दिया था। पीतल की थाली मांझ कर रफ़ीक मियाँ ने धूप में सुखाने रख दी थी। गांधी नानी ने नीम के पेड़ की छाया में मिट्टी गोबर से लिपी जमीन पर पुरानी चटाई बिछा दी थी। रफ़ीक मियाँ किस्से सुना रहे थे। नानी बेत की कुर्सी पर बैठी हाथ में सूप लिए सुन रही थी, साथ ही दाल से कंकड़ चुन रही थी। दुर्योग से गांधी नाना का पौड़ी से लौटना हुआ। धूप में पीतल की थाली गिलास देखकर उनका माथा ठनका। थोड़ा आगे जाने पर दोनों को बदकही में तल्लीन देखकर उनकी छाती में आग सुलगने लगी। उन्होंने झोला फेंका बरामदे में और अपने सीने में जलती हुई आग में नानी को झोंकने आगे बढ़े। सूप उछल कर गिरा, दाल आसमान छूने को मचली। रफ़ीक मियाँ सलाम सलाम करते उठे और परिदृश्य से गायब। गांधी नाना ने गांधी टोपी उतारी, दीवार में रखी चूड़ियों को पत्थर पर दे मारा। ले अब पहन रांड चूड़ियाँ, बैठ जा मुसल्ले के घर में। कहीं भगा ले गया रांड को, बिठा दिया हरम में, बना दिया चौथी बेगम, रो रो कर कोसती रहेगी नसीब अपना। गांधी नाना लाल भभू का चेहरा लिए नानी की कलाई पकड़ने आगे बढ़े, पर गांधी नानी हाथ झटक कर अलग हुई। गांधी बाबा के चेले, कुछ तो शर्म करो, भूखे को 2 दाना अन्न दे दिया तो अकाल पड़ गया तुम्हारे घर में? गांधी बाबा ने यही सिखाया था तुम्हें? गांधी नाना गुर्रा उठे। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से बापू का नाम लिया। गांधी नाना ने नानी की मरगिल्ली चुईया सी चोटी पकड़ी, तड़ाक तड़ाक थप्पड़ मारने लगे। गांधी नानी पर सवार हो गई काली। जाने कहाँ से ताकत आई इतनी कि 6 फुटे हट्टे कट्टे आदमी को धक्का देकर फुंकार उठी। हाँ हाँ, मार दो मुझे, मार दो जान से, अपने भाई की तरह, जैसे उस पापी ने डंडे से मारकर अधमरा किया था मेरी सुलेशना दीदी को। बेचारी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आखिर दुनिया से चली ही गई। तुम भी करना ऐसे ही जैसे तुम्हारे भाई ने किया। तुम भी बिठा देना कोई दिल्लुबा मार कर मुझे। थू थू है तुम्हारी मर्दानगी पर। नानी ने गांधी नाना के खद्दर के कुर्ते पर थूक दिया था और मैं एकाएक बदलते आंखें फाड़े उस दृश्य को देखती रही। लहूलुहान जिंदगी की भीख मांग रही थी नानी, और नानी की मरियल बीमार देह को बूटों से कुचलते बादशाह राजा की पीठ पर बैठे दुर्लभा को जन्नत की सैर करा रहे थे। मैंने भी गांधी नानी के अंदाज में शून्य में थूक दिया और इतने वर्षों बाद समझ ना पाई कि मैंने किस पर थूका था, हिटलर के चोले पर, समय के मुंह पर, या अपनी बेबसी पर। अभी आप सुन रहे थे कुसुम भट्ट जी की लिखी हुई कहानी हिटलर की प्रेम कथा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।